हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस डी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम फंक्शंस टॉपिक कर रहे हैं और फंक्शंस टॉपिक में कल वाली क्लास में एक लास्ट में कॉल आ गया था और उस कॉल की वजह से वो क्लास बीच में ही रुक गई। सो इसीलिए चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। हम इस रिजल्ट पे थे, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विथ सेटिस्फाई fx प्लस f1 बाई एक्स इज इक्वल टू fx डॉट f1 बाई एक्स। ठीक है, क्या है fx? एक ऐसा पोलिनोमियल है डिग्री n का, एक ऐसा पोलिनोमियल बताओ डिग्री n का जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब fx प्लस f1 बाई एक्स है और fx डॉट 1 बाई एक्स है, इधर जोड़ है दोनों का, इधर गुणा है। तो ऐसा पोलिनोमियल कौन होगा? इसका 1.5 पेज का प्रूफ है और हमें करना नहीं है वो, ठीक है। सिंपली इस अगर ऐसा मिल जाए तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री n का पोलिनोमियल क्या होगा? वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ये वो पोलिनोमियल होगा, इसी को याद कर लो, ठीक है। और fx जो मैंने क्या बताया, डिग्री n का पोलिनोमियल होगा। और जहां पर जनरल पोलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं ये आपको सिखाया हुआ है। fx इज इक्वल टू an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a1x प्लस a नोट, ठीक है। इज इट क्लियर? सो कौन होगा वो n डिग्री का पोलिनोमियल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ये 1 प्लस एक्स की पावर n भी हो सकता है, ये 1 माइनस एक्स की पावर में n भी हो सकता है। ये अब कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसके हिसाब से हमें पता करना है कि वो प्लस वाला लेगा या माइनस वाला, ठीक है। और a नोट की वैल्यू 1 और an की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट प्लस माइनस 1, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है। और a नोट यानी कि कांस्टेंट होगा 1। इन सब की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है fx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, इसी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। अब पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसे देगा? अब पोलिनोमियल सेटिस्फाई fx प्लस f1 बाई एक्स एंड fx डॉट f1 बाई एक्स। अभी अभी आपको बताया था कि इन दोनों का जोड़ गिवन हो और बराबर में इन दोनों की गुणा गिवन हो, और मुझसे पूछ रहा हो कि पोलिनोमियल बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा पोलिनोमियल कौन होगा? fx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ये होता है, ठीक है। और एक कंडीशन और गिवन दे दी इसने, f10 इज इक्वल टू माइनस 9,999। फाइंड fx निकालो और फिर उसमें f4 निकालो, 4 पुट करके। सो हमें पता है कि fx 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होगा और प्लस ना होकर के माइनस ही होगा। अब सर आप ये कहोगे कि ये कैसे पता चला सर कि माइनस ही होगा, प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसको है ना, f10 जो गिवन है, मतलब x की जगह अगर मैं 10 पुट करता हूं तो fx ही तो है ये, है ना। या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। और इसमें अगर मैं x की जगह पे 10 पुट करता हूं तो 1 प्लस में पुट करूंगा तो 1 प्लस 10 की क्या पावर लेंगे? तो 10 की पावर 4 लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना होता है? 10,000 के लगभग लेके जाना है ना हमको। तो अगर 1 प्लस करूंगा तो 10,000 1 हो जाएगा, और अगर बीच में माइनस ले लेता हूं तो 1 माइनस 10,000 माइनस 9,999 होता है। तो इसी से अंदाजा लग गया इस कंडीशन से कि जो n की वैल्यू होगी वो तो होगी 4 और बीच में माइनस वाला फंक्शन बनेगा, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर n वाला फंक्शन बनेगा। समझ में आई कैसे किया? इससे निकाला है, इससे, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया होगा कि हमको x की जगह पे 10 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि f10 गिवन था ना ये। तो 1 प्लस 10 की पावर n होगा या 1 माइनस 10 की पावर n होगा, ठीक है। और फिर दूसरा ये नजर आ रहा है कि ये 10,000 के लगभग है, 10,000 से एक कम है ना। मतलब 9,999 है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है। सो इसलिए मैंने वो 10 की पावर 4 कर दी, 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 4 होता है 10,000 के इक्वल। और एक में से ये 10,000 घटाऊंगा तो माइनस का 9,999 नहीं आ जाएगा, साइन बड़े का। आगे बात समझ में? तो इसीलिए ये माइनस वाला फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, fx मस्ट बी 1 माइनस एक्स की पावर n। तो ये ले ली, इसमें अब f4 निकालना था, f4 निकाल दो, आंसर आ गया। f4 यानी कि n की पावर 4 थी ना, क्या बोल रहा हूं मैं, x की पावर n होता है, और यहाँ पे जैसे x 10 लिया था तो 10 की पावर 4 आ रही थी, तो इसका मतलब जो n होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बनेगा। अब मुझे f4 निकालना है, तो 1 माइनस 4 की पावर 4
और 4 की पावर 4 होगा 256, तो एक में से 256 गए, माइनस 255 आंसर। अब समझ में आ गया होगा सर? हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंजलि समझ में आ गया? सत्यम आपको? हाँ सर मुझे भी आ गया। अच्छा रीचा मुदगिल को भी आ गया? हाँ सर हमें भी आ गया समझ में। तो चलो भाई, इसी के साथ हमारा ये फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, वो सारा पार्ट, और ये छोटा सा जो पोलिनोमियल फंक्शन का पार्ट बचा था, जो हम पोलिनोमियल फंक्शन तो आगे ही कर चुके थे, बट वहां का थोड़ा एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फ्री का नंबर है। ठीक है, इस एक ही क्वेश्चन को कर लेना, उसी से आपको पता चल जाएगा। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट समझते हो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट एक बार मैं रफ पेज लेता हूं और उस पे आपको दिखाता हूं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। मतलब जैसे 1.01 है, ठीक है, तो 1 तो इसमें इंटीग्रल पार्ट है, और इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.01, इस तरह से भी लिख सकता हूं ना। दोनों को जोड़ते हैं तभी तो 1.01 बनता है। तो ये 0.01 जो है ना, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2.3 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3, है ना, या बोलो 0.3, 2 प्लस 0.3, तो 0.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखना आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, और इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन से, करली ब्रैकेट से। ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस करली ब्रैकेट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल पार्ट का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के। और ये देखना अब आगे आ ही जाएगा आपके, क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम इक्वल लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। ये इसके इक्वल होता है, ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसके इक्वल होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी हम सीखेंगे और इसका डोमेन भी हम सीखेंगे। डोमेन क्या होगा? पूरी रियल लाइन होगी, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें हम इसमें, सबके लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हर एक के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन होगा पूरा रियल नंबर, रियल नंबर, या बोलो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होगी सर? इसकी रेंज ना, अब क्योंकि जो चीज पॉइंट में होती है, जैसे 2.3, 2.4, 2.5, मतलब जो पॉइंट इंटीजर से आगे जो पॉइंट में चीज होती है वही तो होती है इसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू तो वही आएगी, और वो जीरो से बीच में कुछ होगा। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, ये था 1.01, तो ये 0.01 जीरो से बीच की ही कोई वैल्यू है, 0 से 1 के बीच की। अब ये था 2.3, तो 2 प्लस 0.3, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी तो 0 से 1 के बीच की ही कोई वैल्यू है ना। पूरा 1 तो हो नहीं सकता, 1 से नीचे नीचे रहेगा, और या फिर 0 होगा फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे इंटीजर है 3, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो या तो 0 होगा और 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी। 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हो गया तो फिर वो इंटीजर में ही ना जुड़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या हुई? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 ओपन। ठीक है, अब जैसे ये देखो 0.1 है ना, 0.1, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1। जैसे आप ऊपर चलोगे ना, 0.1 है, मान लो यहां है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1, तो वो ऊपर आएगा ना 0.1, y की वैल्यू 0.1, तो ये पॉइंट बनेगा। ऐसे ही 0.5 लोगे तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही होगा, ये आ जाएगा पॉइंट, है ना, y की वैल्यू 0.5। 0.7 लोगे x की वैल्यू, और 0.7 इसमें पुट करोगे तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 ही होगा, तो y की वैल्यू 0.7, x की वैल्यू भी 0.7, यहां तक आ गया। और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0, तो इसीलिए इस पे लगा दिया ओपन बॉल, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होता है, और इसको कर दिया डार्क, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो यही तो पॉइंट आएगा 1,0। x की वैल्यू 1 पुट करने पर फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसका 0, तो मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा ना, तो इसको कर दिया डार्क। अब 1 से आगे हम चलते जाएंगे, 1.1 है जैसे, तो x की वैल्यू 1.1 और y की वैल्यू होगी 0.1, क्योंकि 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1, तो ये पॉइंट आ गया।
अब जैसे लो 1.5, x की वैल्यू 1.5 और 1.5 के लिए y की वैल्यू 0.5, तो ऊपर चलते हैं, ये पॉइंट आ गया, y की वैल्यू 0.5 और x की वैल्यू 1.5, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से ये सारे पॉइंट आते जाएंगे और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0, तो इसीलिए 2 पर इसको ओपन बोल कर लिया और 2 के यहां पे कर लिया डार्क क्लोज्ड बोल, क्योंकि x जब 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, तो 2,0 होगा ना ये पॉइंट। इसी तरह से ये बना लेंगे, इसी तरह से ये सब बन जाएंगे, तो ये 2 पे डार्क और फिर ऊपर उठेगा इस तरह से, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही रहेगी ये वैल्यू, है ना। आगे बात समझ में, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच में ही रहती है वैल्यू, तो इसीलिए देखो ये y जो है, ये y ये 0 से लेकर और y 1 तक जा रहा है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है कोई भी, देखो सब में ओपन बोल है ऊपर, और यहां तक है y = 1 यहां तक, ठीक है, y = 1। तो ये जो मेरा ग्राफ है देखो, y 0 से 1 के बीच में रह रहा है, तो इसकी रेंज है क्लोज्ड 0 1 ओपन, क्योंकि 1 किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है। आई होप अब समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फॉर्मूला क्या था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x है 0.1 ही, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा 0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1 ही, 0.1 में से 0 गया 0.1, ठीक है। तो फॉर्मूला से भी निकालना सीख लो, वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होगा, 0.2 का 0.2 ही होगा, 0.9 का 0.9 ही होगा, 1 का 1 में कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, 0 होगा इसका। और फॉर्मूला से देखो, अभी इसका फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो ये है x, है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, तो x माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0.2 में से 0 गए 0.2, ऐसे इसका निकाल देंगे। अब इसको देखो फॉर्मूला से, x है इसमें 1 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो पहले x रखो, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, ये 1 का 1 ही होता है, तो 1 में से 1 गए 0। अच्छा, इसका निकाल के बताओ अब मेरे को 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो देखने से ही पता चल रहा है 0.5 होगा, बट फिर भी फॉर्मूला से निकाल के बताओ, तो x की वैल्यू है 1.5 पुट करो। अच्छा, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 1, है ना, पीछे वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, तो इसको कर देंगे -1, ये आ जाएगा 0.5, है ना। बताया था ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा, ये होगा आंसर इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस तरह आपको कंफ्यूज करेगा, क्या दे देगा, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज थी क्लोज्ड 0 1 ओपन, लेकिन अब की बार उसने क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आगे दे दिया और x को पीछे दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, इसकी रेंज बताओ, y की रेंज क्या होगी या फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो बच्चा क्या करेगा, गलती कर जाएगा कि क्लोज्ड इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1, वैसा ही नजर आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट जैसा, टिक करो, नहीं ऐसा नहीं करना, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे पहली बात तो, ठीक है। तो ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर के x के इक्वल होती है, और इतने की रेंज होती है क्लोज्ड 0 1 ओपन। अब इसके बाहर माइनस लगा, तो इसके बाहर भी माइनस लगा दो, तो इसके बाहर माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, 0 पे माइनस लगाओ तो 0 ही रहेगा, उस पे कोई फर्क आएगा नहीं, और इस पे माइनस लगाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 पहले आता है या 0 पहले आती है, -1 पहले आता, तो इसको इधर रखेंगे, और इस पे ओपन था तो ओपन ही रखेंगे इसको, और उधर राइट में फिर 0 आती है तो 0 क्लोज्ड। अब ये इंटरवल आएगा इसका रेंज, तो इसकी रेंज कौन आ गई, ओपन 0 ओपन -1 और क्लोज्ड 0, ओपन -1 और क्लोज्ड 0, ये इसका आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट फंक्शन, इतना ही करना बस, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, देखो ये पार्ट ऊपर लगाया हुआ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन, देखो सिग्नम फंक्शन कितना इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनना, और ये हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं सिग्नम फंक्शन को। इस सिग्नम फंक्शन को ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं SGNX, इस तरह से, ठीक है। और ये सिग्नम फंक्शन कैसे खुलता है, मोड x अपॉन में x इसकी वैल्यू होती है जब x नॉन जीरो हो, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब ये x 0 के बराबर हो, ठीक। और इसी चीज को अगर वो ऊपर x लिखे और नीचे मोड x लिख दे तो भी वो सिग्नम फंक्शन ही है, x अपॉन मोड x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब जब इस मोड को हम सोल्व करेंगे ना, जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x अपॉन x हो जाएगा, तो x अपॉन x होगा 1 के इक्वल, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू होगी 1, एंड व्हेन x लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो मोड जब खोलेंगे तो -x आएगा, सो -x अपॉन x -1 वैल्यू देगा व्हेन x इज लेस देन 0, और 0 पे तो वैल्यू 0 है ही। तो इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट आए, डोमेन तो कुछ भी पुट करो x में से, इसके अंदर 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन होगा इसका पूरा रियल नंबर, और रेंज सिर्फ 3 वैल्यू निकल के आई,
x कोई भी 0 से छोटी वैल्यू पुट करो -1 देगा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो 1 देगा, और 0 पे 0 देगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, हर एक के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन होगी पूरा रियल नंबर, और रेंज सिर्फ 3 पॉइंट -1, 1 और 0, और रेंज सेट में लिखी जाती है तो इसको सेट में लिखेंगे -1, 0 और 1। ठीक है, अब आ जाइए डिरिचलेट फंक्शन। इतना ही जानना था आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। डिरिचलेट फंक्शन देखो, अ फंक्शन f सच दैट r to 1 -1। ठीक है, मतलब पूरा रियल नंबर है इसकी डोमेन में, और को डोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1। ठीक, और ये जो फंक्शन है, अगर कोई भी इररेशनल नंबर हम इसमें पुट करते हैं, इररेशनल पुट करते हैं जब इसकी वैल्यू आती है 1, और रैशनल पुट करने पर इसकी वैल्यू आती है -1। तो ये है डिरिचलेट फंक्शन ये। और ये कहां से कहां तक है, f such that r to 1 -1, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पॉइंट है इसके कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर इररेशनल कोई पुट कर देते हैं तो 1 देगा, ध्यान रखना, इररेशनल में 1 देगा और रैशनल में -1 देगा। तो इसका डोमेन हुआ पूरा रियल नंबर, कुछ भी पुट करो इसमें, क्योंकि रैशनल और इररेशनल मिलकर रियल बना देते हैं ना। तो इसके डोमेन में हम रैशनल भी पुट कर रहे हैं, इररेशनल भी पुट कर रहे हैं, मतलब पूरा रियल पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हो गया पूरा R, और रेंज क्या हुई, सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं, 1 और -1, सेट में लिखते हैं तो 1 -1 इसकी रेंज हो गई। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल्स एंड इररेशनल्स। इररेशनल को हम R माइनस रैशनल लिख लेते हैं, रियल में से रैशनल हटा दो तो इररेशनल, तो ये नोटेशन है इररेशनल की, जिसको ना पता हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इररेशनल बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच में ही इररेशनल और रैशनल इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ नहीं, प्लॉट नहीं कर पाते। सो ग्राफ कांट बी प्लॉटेड इन रियल इमेज, रियल इमेज में हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाते। तो ये था डिरिचलेट फंक्शन। भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए हर एक के बारे में, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी ना पता हो। ठीक है, तो इतना तो बेसिक हर एक चीज का पता ही होना। तो इसलिए मैंने सिग्नम फंक्शन तो वैसे पहले भी करवा दिया था। डिरिचलेट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हम अभी कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब काम खत्म हो गया, ये लगा लो आप। अब बिल्कुल इजी काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है? देखो, एक तो इवन ऑड फंक्शन बचा है, एक 1 1 on 2 वाला पार्ट बचा है, एक बचा है पीरियोडिक फंक्शन वाला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये लगा लो आप कि 3 या 4 क्लास और लगेंगी और ये खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब ये पूरी यूनिट ही लगभग खत्म हो जाएगी फिर। ठीक, क्योंकि इसमें मेनली फंक्शन ही है और कुछ नहीं है। मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये रहा सिलेबस। देखो, फंक्शन हम कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत आसान है, एक सवाल करवाऊंगा सारा हो जाएगा। इनवर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंसी, 1-2 डेफिनेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें। एंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कोई भी सेट है उसकी कार्डिनलिटी, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये 3-4 क्लास का काम और है, सारा काम खत्म हो जाएगा और अच्छे से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन तैयार हो जाएगा। फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस करते रहे ना, आराम से, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और नंबर थ्योरी हमारी पेड बैच में चली रही है। देखो भाई, जिसको भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना हो ना, मेरी बात को समझ लो और पेड बैच में बिल्कुल आंख मीच के आ जाओ। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर सारा काम फिर मेरा होगा, बस आपको फिर मेहनत करनी है बस। ठीक है, आपके डाउट्स, आपको जो गाइडेंस देनी है वो, आपकी टाइमली क्लासेस होंगी, यूट्यूब पर भी होंगी और वहां भी होंगी, तो दुगनी स्पीड से सिलेबस कवर होगा। ठीक है, आपको पीवाईक्यूज दिए जाएंगे प्रॉपर 2014 से लेकर 2025 तक के, और क्या चाहिए बताओ। यूनिट वाइज पीवाईक्यू दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे हर यूनिट के। क्लास होगी, नीचे उसकी पीडीएफ, सेकंड क्लास नीचे उसकी पीडीएफ, पूरी यूनिट खत्म फिर उसकी पीडीएफ, फिर उसकी साथ में पीवाईक्यू पीडीएफ। अरे भाई, इससे अच्छा और क्या चाहिए। आपकी 7 यूनिट तैयार हो जाएगी बिल्कुल। यूनिट की थ्योरी अच्छे से की और उसके पीवाईक्यू लगा लिए तैयार, फिर सेकंड यूनिट की पीवाईक्यू लगा लिए तैयार यूनिट। ठीक है, सारा हो गया, 4 यूनिट होगी पूरी, रिवाइज कर लो, एक पेपर तैयार। इतना मतलब सिमेट्रिक वे में काम करवा रहे हैं और इतना मतलब एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। ये कह रहे हैं महंगा है, ये है वो है। अगर आप सस्ते के चक्कर में पढ़ोगे तो टाइम भी जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं, और फिर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। समझ रहे हो? अच्छी क्वालिटी की चीज की, जो कंप्लीट अच्छे से करवा रहा है सिलेबस सिमेट्रिक वे में, तो उसकी वैल्यू तो होगी भाई, उसकी फीस आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक, नहीं तो 100 वीडियो में भी कंप्लीट करवा देते हैं, ऐसी क्या बात है। इंपोर्टेंट करवाओ और खत्म करो। जिसको भी लग रहा हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।
जुलाई में हमारा नेक्स्ट बैच भी आने वाला है, बैच नंबर 2। बैच 1 तो लगभग फुल हो चुका है, सो आप एनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इवन फंक्शन, ओड फंक्शन। आप बार बार सुनते होंगे कि इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, तो उसके बारे में आज पूरा अच्छे से डिस्कस कर देते हैं कि इवन फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन क्या है। देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो सारे एकदम एक्टिव हो जाओ और बैक स्ट्रेट और अच्छे से टेबल चेयर पे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चलिए शुरू करते हैं। इवन फंक्शन। अच्छा, इवन नंबर जैसे होते हैं, इवन नंबर नहीं, जैसे कोई नंबर हो और उसकी इवन पावर हो, तो उसमें हम कोई नेगेटिव भी पुट करेंगे ना तो वो पॉजिटिव होकर निकलेगा। कुछ ऐसा सा ही काम इवन फंक्शन का होता है। जैसे मान लो fx और ये भी है fx, दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं। fx तो fx के बराबर होगा ही, 2 2 के बराबर होगा ही, 3 3 के बराबर होगा ही, ऐसे ही fx के तो बराबर होगा ही। अच्छा, अब आ जाओ इवन फंक्शन की डेफिनेशन पर। मेन बात है ये, अगर इवन फंक्शन होगा ना तो उसके अंदर हम -x पुट करें या x पुट करें, दोनों बराबर रहते हैं। मतलब f - x fx के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर? अब इस f - x को मैं उस तरफ ले जाऊं, है ना, तो क्या बन जाएगा? fx - f - x = 0। इतनी बात समझ में आ गई? fx - f - x = 0। तो वो आपको ये लिख के भी दे सकता है, इसका मतलब भी इवन फंक्शन है और इसका मतलब भी इवन फंक्शन है। अरे कुछ नहीं है, इसको उधर ले जाना, नजर आ जाएगा आपको कि fx = f - x है, इवन फंक्शन होगा। अब इन दोनों को मिला के fx = fx था और f - x = fx था, इन दोनों को ऐड कर दो, fx + f - x, ठीक है, और इधर होगा 2fx, तो 2 को नीचे ले आना। इसका मतलब भी इवन फंक्शन ही होता है। fx बीच में प्लस f - x by 2 = fx। अगर इन तीनों कंडीशन में से आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख के दे सकता है वो, इन तीनों का मतलब इवन फंक्शन है। ठीक, इसको तो बच्चे देखते ही पहचान जाएंगे, इसको भी पहचान जाए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रखा, जो हमने fx = fx लिखा था ना, उसको और इस मेन कंडीशन को, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर 2fx होगा, तो fx + f - x, और इधर 2fx था, उसका 2 नीचे ले आए, गुणा में था। ठीक है, तो fx + f - x by 2 = fx दिया मिले, तो इसका मतलब वो इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन के लिए ना 1 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, और उससे जो भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको y = x², यानी कि जो पैराबोला है उसके ग्राफ के बारे में पता है ना। पैराबोला का ग्राफ तो सर हमने बहुत किया है। जिसका स्क्वायर होता है उसी एक्सिस पे पैराबोला टिकता है, और जिसका स्क्वायर नहीं होता, जैसे ये y = fx है, तो y सिंगल पावर में है ना और पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, और अगर ये y नेगेटिव होता तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये पैराबोला खुलता। बस इतनी सी बात थी, समझ गए? और ये देखो क्या पुट किया। अब मेरे को ये चेक करना है ये इवन फंक्शन है या नहीं है। तो fx = x² है, और x की जगह अगर मैं -x पुट कर दूं तो भी x² ही रहेगा, तो इसका मतलब fx और f - x दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब fx = x² इवन फंक्शन है। आ गई बात समझ में? इसी तरह से आपको ये भी पता है कि cos x भी इवन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम माइनस डालते हैं तो cos x माइनस को खा जाता है, तो cos x और cos - x बराबर होते हैं। x² के अंदर -x पुट करूंगा तो स्क्वायर होने पर दोबारा वही आएगा, x² ही आएगा, चाहे -x का स्क्वायर कर लो चाहे x का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है वो। और मोड भी आपको पता है कि ये मोड माइनस को हटा देता है, सो -x का मोड करो या x का मोड करो तो वो एक ही बात है, x का मोड ही होगा वो। ठीक है, तो ये फंक्शन भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, और इसमें भी इवन पावर है, तो इसका मतलब ये भी इवन होगा। सो इवन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इवन पावर अगर वाला कोई आ गया तो इसका मतलब 99% चांस है कि वो इवन फंक्शन होगा। मोड लगा दिया तो इसका मतलब इवन फंक्शन होगा। स्क्वायर क्वांटिटी है, इवन होगा, क्योंकि माइनस पुट करने पर दोबारा पॉजिटिव बन जाएगा। cos x माइनस को खा जाता है, इसलिए ये भी इवन फंक्शन है। ठीक है, सो इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब काजल ये कहेंगी कि सर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस कैसे, ये तो बताओ कैसे। तो ये कैसे सुनो, तो ये कैसे आपको ये जो एग्जाम्पल बताया है ना, इसी से आपको याद रखना है कि जैसे मेरे को ग्राफ पता है y = x² का ग्राफ ये होगा, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब है y एक्सिस से जितना इस तरफ
उतना ही इस तरफ। आई बात समझ में? तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। कैसे पता चला? जितना ये ग्राफ इस पॉइंट पर इस तरफ है उतना ही ये ग्राफ वाई एक्सिस से इस तरफ है, उतना ही वाई एक्सिस से इस तरफ है। यहां पर भी जितना वाई एक्सिस से इस तरफ है उतना ही वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पर इस तरफ है। समझ रहे हो? तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। तो इसको दिमाग में बिठा के रखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि हर एक इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। डन, क्लियर। काजल आ गया समझ में? हाँ जी सर आ रहा है समझ में, और एक एक बात बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो क्लियर होती इसलिए जा रही है क्योंकि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, और जो भी बच्चा ध्यान से सुन रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको क्लियर ना हो, और अगर ना भी हो रहा हो तो आ जाइएगा डाउट ग्रुप में, वहां पर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलो भैया आगे चलते हैं। ये होगी इवन फंक्शन की बात, और इतनी बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट किसके होता है? वाई एक्सिस के। ठीक है, ओके। अब आ जाइए ओड फंक्शन पे। सो ओड फंक्शन वैसे आपने कई बार सुना भी होगा, सुना होगा ना, इवन फंक्शन ओड फंक्शन। तो प्रदीप आप बता सकते हो कि ओड फंक्शन क्या होगा? सर सुना तो है बट एग्जैक्ट नहीं पता। भाई नहीं पता तो सुनो ध्यान से, अब की बार आगे नहीं होना चाहिए ऐसा कि कोई पूछ ले और आप ओड फंक्शन ना बता पाओ। देखो क्या होता है ओड फंक्शन, जैसे इवन फंक्शन में माइनस पुट करने पर वही फंक्शन आ जाता है ना, एफ एक्स ही आ जाता है। ओड फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स पुट कर रहा हूं एक्स की जगह पे, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर है तो वो ओड फंक्शन होगा। इवन में ऐसा नहीं होता था, एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता था, लेकिन ओड फंक्शन में एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। क्लियर? और जैसे हमने वहां पर चालाकी की थी, एफ एक्स बराबर एफ एक्स रख लिया था, यहां पर भी एफ एक्स बराबर एफ एक्स रख लिया। ठीक है, और वो और क्या पूछ सकता है आपसे? इसको इस तरफ ही ले आया, तो इसको इस तरफ लेके आके एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन ओड फंक्शन की है। और इसको देख के आपको पता चल ही जाएगा कि इसको उधर ले जाओ, एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है, और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को जोड़ो, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स। अब की बार आपको जोड़ना नहीं है, घटाना है। ठीक है, क्योंकि अगर इनको जोड़ दिया तो इधर जीरो बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब की बार एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स करना है, एफ एक्स बीच में माइनस एफ माइनस एक्स, और इसमें क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2fx, और उस 2 को ले जाओ नीचे। तो जैसे ये क्या आया था, fx प्लस f माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू fx, और ये आया fx माइनस f माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू fx। तो जब ये प्लस आया था ये इस टाइप में, तो वो था इवन फंक्शन, और जब ये fx माइनस f माइनस एक्स बाई टू आया है इज इक्वल टू fx के, तो ये है ओड फंक्शन। अब आपको ये पता करना है कि ये सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस के होगा, या फिर किसके सिमेट्रिक होगा ये। तो इसमें जैसे आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद किया था इवन फंक्शन में, ऐसे ही ओड फंक्शन के लिए भी आप एक ग्राफ को याद कर लेना, सिर्फ एक को, और वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और जिस भी बच्चे ने वो कर्व्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा मुझसे, यूनिट कैलकुलस का पोर्शन जो यूनिट 1 2 3 हम पहला पेपर करके आए थे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरह से ऊपर की तरफ। और ये जो ग्राफ है ना, मतलब जैसे ये पॉइंट है, जितना ओरिजिन से दूर यहां पे ये चीज है, उतना ही ओरिजिन से दूर इसका ये पॉइंट होगा। तो ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ओड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो एक बात गांठ बांध लेना यहीं की यहीं, कि कोई भी ओड फंक्शन आपको दे दे वो सब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। एक अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मिल गया ओड फंक्शन में तो सभी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे इवन फंक्शन में सभी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे ही ओड फंक्शन में सभी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे। और अगला पॉइंट देखो, इससे भी इंटरेस्टिंग, अगर हम ओड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना तो इवन फंक्शन मिल जाता है, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दे तो ओड फंक्शन मिल जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन में होगा, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो इवन फंक्शन मिल जाएगा, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो ओड फंक्शन मिल जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना इवन होते ना ओड होते। तो कई बार ऐसा होगा कि आप उस फंक्शन में एफ एक्स पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और एफ माइनस एक्स पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और उसमें जैसे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे।
और ना एफ एक्स इज इक्वल टू ना एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा। तो जब ऐसे अलग अलग कुछ चीज आ जाए ना तो हम उसको बोलते हैं नाइदर इवन नोर ओड, ना ये इवन है ना ये ओड है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे एफ एक्स मुझे दे दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, इसमें मैं कोई वैल्यू पुट करके देखता हूं एक्स की जगह पे, जैसे 2 पुट करके देखा, तो 2 पुट करके देखा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 4 और 6 10 होगा। और f माइनस 2 जब इसमें पुट करेंगे -2 तो 2 2 जा 4 है ना, क्योंकि माइनस स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। और यहां पर 3 इंटू -2 -6 होएगा, तो 4 में से 6 गए -2, तो यहां पे आ रहा है 10, यहां पे आ रहा है -2। तो ये तो एफ एक्स ना एफ माइनस एक्स के इक्वल हुआ, ना एफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हुआ, दोनों अलग चीज आ रही है। तो ये फंक्शन होगा नाइदर इवन नोर ओड। भाई नाइदर इवन और नोर ओड के बारे में तो सर आपने बता दिया। अब ऐसा भी तो कोई फंक्शन हो सकता है जो इवन भी हो और ओड भी हो। कौन है भाई ये बात पूछने वाला? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर पूछा गया है अंजलि डबास के द्वारा। वाह वाह वाह। तो भाई इसका जो इतना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसका जवाब भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्या है देखो, बोथ इवन एंड ओड फंक्शन इस धरती पे एकमात्र एक ही है, और वो कौन है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0। और ये कुछ कहानी राम कहानी याद नहीं रखनी है, बस सिर्फ ये याद रखना है कि एफ एक्स बराबर 0 होगा। आ गई बात समझ में? सिर्फ इस धरती पे एक लौता ऐसा फंक्शन है जो इवन और ओड दोनों होता है, वो कौन है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ ओड एंड इवन। बस ठीक है। सो बोथ इवन एंड ओड भी समझ में आ गया, नाइदर इवन नोर ओड भी समझ में आ गया, इवन भी समझ में आ गया। इवन कौन बताएगा? इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है? तो इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है हमें बताएंगे सत्यम। सत्यम सत्य सत्य बताओ कि इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है। देखो सर, बिल्कुल कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं। इवन फंक्शन का हमने ग्राफ याद किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, और उससे हमें पता चला था कि जो इवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता y एक्सिस के। ओड फंक्शन के बारे में कौन बताएगा? पूजा स्पिरिचुअल सोल। पूजा मुझे ये बताओ कि ओड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है? सर ओड फंक्शन के लिए हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ याद किया था, और क्योंकि वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओड फंक्शन था, उसके ग्राफ से हमने देखा था कि वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो कोई भी ओड फंक्शन आ जाए सिमेट्रिक अबाउट किसके होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अच्छा एक बात हम छोड़ गए यहां पर, ओड फंक्शन में हमने और एग्जांपल जैसे ध्यान रखने हैं आपको, ये ओड फंक्शन के एग्जांपल, ताकि आप देखते अंदाजा लगा पाओ। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमने कर लिया कि ये ओड फंक्शन होगा, और एक आधा एग्जांपल याद कर लो। जैसे cos x तो इवन फंक्शन था ना, ऐसे ही sin x थोड़ी माइनस को खा जाता है। अगर sin माइनस एक्स करोगे तो वो माइनस को बाहर रख देता है, तो इसीलिए sin x जो है वो ओड फंक्शन है। ऐसे ही x मोड x, खाली मोड x होता तो इवन था, लेकिन इसके आगे x लग गया तो ये ओड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स पुट करो, x की जगह माइनस एक्स पुट करो, तो इसके अंदर तो पॉजिटिव बना देगा लेकिन बाहर तो नेगेटिव रहेगा ना, तो इसीलिए ये फंक्शन भी कैसा है? ओड फंक्शन है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ एग्जांपल थे ओड फंक्शन के। या कोई भी ओड पावर हो जिसमें सिर्फ, जैसे x की पावर 5 प्लस 4, तो x की पावर 5 ओड पावर है ना, और प्लस कांस्टेंट है कुछ, तो वो ओड फंक्शन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो x की पावर 5 है और फिर आगे x स्क्वायर भी है, वो ओड फंक्शन नहीं होगा। खाली ओड पावर होनी चाहिए तो ओड फंक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? और ये बात हम आगे भी पढ़ेंगे कि सम ऑफ इवन एंड ओड क्या होगा, सम ऑफ ओड इवन क्या होगा, दो इवन फंक्शन का जोड़ क्या होगा, वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना पढ़ा है उसमें संतुष्ट रहो, ठीक है? उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर। सर वाह क्या पढ़ा रहे हो आप, मजा ही आ गया एकदम। बस कमेंट में हम लिखने ही वाले थे कि मजा आ गया, उससे पहले आपने बोल दिया, तो क्या हो गया? आप लिख दो, इसमें कैसी शर्म है? अगर अच्छा लग रहा है पढ़ के, मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तो क्यों नहीं बताते अपने दिल का हाल कि सर हमें मजे आ रहे हैं पढ़ने में। ठीक है भाई, कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन सा मिलता रहे। ओके सो देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस एक्स क्यूब इज। अच्छा यहां पे हमने देखा कि ये तो सर इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है, ठीक है? एक तो इसी से पता चल जाएगा आपको कि ये ओड इवन है और ये ओड है। और अगर ऐसे ना भी पता चले तो कोई वैल्यू रख के देख लो। कैसे? कोई भी x की वैल्यू रख के देख लो, जैसे 2 रख के देख लिया, x की जगह पे 2 रख के देख लिया, तो ये हो जाएगा मोड 2
और माइनस में 2 का क्यूब। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 2 का मोड 2 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सोल्व किया -6 आ गया। ऐसे ही -2 रख के देखो, x की जगह पे -2, तो ये -2 जब इसके अंदर अंदर रखोगे तो इसका मोड 2 होगा और बीच में माइनस, और ये हो गया -2 का क्यूब। क्लियर है? तो -2 का क्यूब तो -8 आएगा ना, क्योंकि ओड पावर है, तो ये हो गया 2 + 8 10। ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो इसीलिए नाइदर इवन नॉर ओड होगा। और एक तरीका और बताऊंगा आगे, ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, तो जब ऐसा होता है तो नाइदर इवन नॉर ओड होता है। एक ओड आ गया, एक इवन आ गया, और उनका जोड़ या घटा हो, तो ये आगे रूल लिखे हुए हैं, उससे आपको देखना कैसे चुटकियों में बता दोगे, चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे f(x = 5) है, ये बताना ये इवन है या ओड है, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह पे 1 पुट करके देखो, तो f1 = 5 होता है ना, और f-1 पुट करूंगा तो भी 5 आएगा, तो f1 f-1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब इवन फंक्शन होगा। जब f-x fx के बराबर आ जाता था तो वो कौन सा फंक्शन होता था? इवन फंक्शन होता था सर। वेरी गुड भाई, सभी बहुत अच्छे से क्लास को देख रहे हैं, एकदम पढ़ाने में भी मजा आ रहा है बिल्कुल। तो सभी बच्चों को इसी तरह से अटेंटिव होके A to Z सिलेबस को कंप्लीट करना है, और बड़ा ध्यान से, जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको वीडियो को पॉज करना है और फटाफट से उस क्वेश्चन को कॉपी में, रफ कॉपी में करके देख लेना है, ताकि आपको साथ साथ तसल्ली होती जाए और साथ साथ ये पता चल जाए कि आपका डाउट कहाँ है। और डाउट आ जाए तो पहुंच जाओ डाउट ग्रुप में, डाउट ग्रुप में बता दो मेरे को, वहां पे मैं या कोई भी बच्चा बता देगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी ऐसे क्वेश्चंस में, जब लोग आ जाता था, ठीक है, तो क्या है, f(x = ln 1 + x/1 - x) है। ठीक, तो f(x) मुझे दे दिया ये, और अब ये चेक करना है कि ये ओड होगा, इवन होगा, नाइदर इवन नॉर ओड होगा, या बोथ इवन बोथ ओड होगा। तो एक तो तरीका है ये कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो आप, जैसे f1/2 पुट करके देख लो और f-1/2 पुट करके देख लो। तो f1/2 पुट करके देखा तो ये ln 3 आ गया, ठीक है, और -1/2 पुट करके देखा तो ये ln 1/3 आ गया। तो ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 का इनवर्स हो जाएगा, और पावर आगे आ जाती है ना, लोग का ये रूल है, तो ये -ln 3 हो गया, ये ln 3, ये -ln 3। तो सर ये तो ओड फंक्शन हुआ ना। जब भी f - x -f(x) के बराबर आ जाए, f - x की वैल्यू है ये, और ये -f - x है ना, तो जब हम उस फंक्शन को ओड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे ना बात समझ में, क्या बोलते हैं? ओड फंक्शन। जिसको ये बात कहानी समझ में ना आ रही हो तो लो यहां समझा देते हैं आपको। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f - 1/2 = -ln 3 और f1/2 = ln 3। तो इसको, इस वाले साइन को मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं, ताकि इधर प्लस बन जाएगा और इधर माइनस बन जाएगा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो -(f-1/2) = f1/2 के इक्वल आ गया। या इसको ऐसे लिख लो, इस माइनस को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, f - 1/2 = -f1/2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब f - x -(f(x) के इक्वल आ गया, और ये तो ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन है ना, कितना आसान। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। अब एक सूत्र सुनो इसका, क्या बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। जो लॉग फंक्शन होगा ना, चलो अभी नहीं रिवील करते, चलो कर ही देते हैं, हम शुरू हो गए तो जो लॉग फंक्शन होगा ना, वो 99% केसेस में आप देखते ही कह सकते हो कि वो ओड होगा। जो लॉग फंक्शन, जैसे ये ln 1 + x/1 - x था, तो ये 99% केसेस ऐसे मिलेंगे आपको कि हर एक केस में, कोई एक्सेप्शनली बिल्कुल मिल जाए तो बेशक से ना, तो 99% केसेस में लॉग फंक्शन ओड होता है। चेक भी कर लिया करो। चेक क्यों करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्ट बोलो ओड फंक्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आ जाओ। अब एक इंटीग्रेशन में आपने एक ट्रिक की थी, एक ट्रिक क्या की थी, एक प्रॉपर्टी की थी, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) = 0 if f(x) इज ओड। मतलब इस तरह से लिमिट हो, नीचे माइनस का a है और ऊपर a है, जैसे -2 to 2 है, -3 to 3 है, इस तरह से कुछ है, और इंटीग्रेशन निकालना हमें फंक्शन f(x) का, तो वो इंटीग्रेशन 0 होगा अगर ये f(x) ओड है तो। और अभी हमने किया है कि ln 1 + x/1 - x dx ये ओड फंक्शन है, क्योंकि लॉग वाला फंक्शन हमेशा ओड रहता है, और -π to π है,
तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a अगर लिमिट हो तो 0 होता है, बस खत्म, क्योंकि दिस इज एन ओड फंक्शन। अब आगे आ जाइए। अब फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज, तो ln का फंक्शन है ना, log का फंक्शन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलो ओड फंक्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओड ओड ln log का फंक्शन 99% ओड, 99% केसेस में log का फंक्शन ओड होगा, खत्म। अब आ जाओ नीचे। हाँ, अब एक बात बताओ भाई मेरे को, जैसे ये log का फंक्शन है, ठीक है, और आपको पता है ये इतना फंक्शन तो पक्का ओड है, क्लियर। तो ओड फंक्शन क्या करता है, माइनस को बाहर रख देता है, और ये बाहर भी ये जो काका है ये भी ओड है ना, तो इसका मतलब, और ये भी ओड है, और ये भी क्या करेगा, जो ये माइनस बाहर रखेगा ये उस माइनस को ये भी बाहर रख देगा, तो इसका मतलब ओवरऑल जो माइनस है इस पूरे फंक्शन में, ओवरऑल माइनस सारा बाहर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू f माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन ओड है, और लिमिट क्या लगी हुई है, -π/2 टू π/2। तो ये निकल के आई है बात कि क्योंकि ये पूरा फंक्शन ओड है और लिमिट -a to a है, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। ओड सो बाहर नेगेटिव आएगा और साइन नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, तो पूरा फंक्शन ओड बन गया। तो ओड फंक्शन और -a to a इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो दिस इज 0 आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा हर एक बच्चे को, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना, इसका जवाब मुझे देंगी बबीता। बबीता फटाफट बताओ मुझे कि मुझे फंक्शन गिवन है f(x = ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी दे दे, ln देखते ही बताओ ओड है, सीधा बोलो। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओड है, लेकिन इसने ओड इवन ये नहीं दिया, कंडीशन दे दी। अब आपको ये चेक करना है कि ये इनमें से ओड की कंडीशन है कौन सी, और ओड की कंडीशन आपको बताई हुई है कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है, यानी कि f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। सो f माइनस एक्स ढूंढो कहीं मिल जाए तो, f माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे यही तो होती है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के, और इसको इधर ले आऊंगा तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, और यही तो ऑप्शन ए है, देख लो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाओ आगे। अब क्वेश्चन पूछ लिया एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, तो ये बताना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ओड होगा फंक्शन या इवन फंक्शन होगा। तो सर देखो आपने इजी सी ट्रिक बता दी है, ओड और इवन चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें कोई वैल्यू पुट करके देख लो। लॉग फंक्शन हुआ तो उसको तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये तो ओड ही है, क्योंकि 99% केसेस में ओड रहता है वो, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूं, जैसे 1 लेता हूं, 1 इंटीजर लिया तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और -1 लिया तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे x और -x पुट करके देखना होता है, ठीक है। तो अगर 1 लिया तो 1 ही आ गया, और -1 लिया तो -1 ही आ गया, तो इसका मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है, पहली बात तो हमें हर एक जगह पे पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। तो इंटीजर पे तो मैंने इसको कर लिया नोट, लेकिन ये जो बदमाशी करता है ये फंक्शन, ये बदमाशी नॉन इंटीजर वैल्यूज पे करता है। इंटीजर पे तो ये बिल्कुल शरीफ मासूम सा बच्चा बन के बैठा रहता है कि भाई जो भी दोगे, जैसे 2 इंटीजर दिया 2 ही होगा उसका आंसर, -2 दोगे तो -2 होगा। इंटीजर पे ये कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही नॉन इंटीग्रल वैल्यू आती है तो वहां पे ये अपना कमाल दिखाता है, ठीक। तो हमें नॉन इंटीग्रल वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना इवन ओड चेक करते वक्त। तो चलो कोई पॉइंट लेते हैं, 1.5 लिया, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, और -1.5 लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2, दोनों डिफरेंट वैल्यू, तो इसीलिए क्या होगा, ये नाइदर इवन नोर ओड होगा। अब बोलो, क्योंकि 1 और -1 तो पुट करके वो जब तो हो गई थी सेटिस्फाई, लेकिन हर एक जगह पे सेटिस्फाई होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन नॉन इंटीजर के लिए दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ये इसको बोलेंगे कहीं पर भी ना, कहीं पर भी इवन या ओड नहीं होगा, नाइदर इवन नोर ओड, ना तो तू इवन है ना ओड है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत आसान आसान सी, ये प्रॉपर्टीज आपको करवानी है, ठीक है। इसके बाद शायद हाँ पीरियोडिक शुरू हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है इसमें, ठीक। आ जाइए फिर।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन फंक्शन। एक बार 1 मिनट का ब्रेक है बस, जिसको पानी पीना है पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। सो आ जाओ भाई सारे वापस। सोने को थोड़ी बोला था, पानी पीने को बोला था सिर्फ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ओड एंड इवन फंक्शन। देखो, एक तरफ मैंने ले लिया इवन और जीएक्स मैंने ले लिया इवन। जब दोनों के दोनों इवन फंक्शन है तो दोनों का जोड़ भी इवन होगा, दोनों की घटा भी इवन होगी, दोनों की गुणा भी इवन होगी और दोनों की भाग भी इवन होगी। ठीक है, जब एफ एक्स भी इवन फंक्शन है और जी एक्स भी इवन फंक्शन है तो दोनों का जोड़ भी इवन, घटा भी इवन, गुणा भी इवन और भाग भी इवन। पहली बात। दूसरी बात सुनो, जब दोनों के दोनों ओड होंगे, एफ एक्स भी ओड और जी एक्स भी ओड, तो दोनों का जोड़ भी ओड फंक्शन होगा, दोनों की घटा भी ओड फंक्शन होगी, लेकिन दोनों की गुणा इवन फंक्शन होगी। क्यों? जैसे ऐसे समझ लो, माइनस माइनस के हैं दोनों और दोनों माइनस माइनस की हम गुणा करते हैं तो प्लस का आ जाता है। तो ऐसे ही दो ओड फंक्शन की अगर गुणा होगी ना तो वो इवन बन जाएगा। और भाग होगी दोनों की, जैसे ऊपर ओड है और नीचे भी ओड है, डिवाइड करेंगे तो जैसे वही सेम ऐसे ही याद करो, जैसे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है और ऊपर भी नेगेटिव वाला नीचे भी नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के दोबारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए तो अगर दो ओड फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो इवन बनेगा। ठीक है, इवन में तो कुछ भी करो हमेशा इवन ही बनता है, लेकिन ओड में ऐसा नहीं है। दो ओड फंक्शन का जोड़ तो ओड होगा, दो ओड फंक्शन की घटा ओड होगी, लेकिन दो ओड फंक्शन की गुणा ओड नहीं होगी, दो ओड फंक्शन की गुणा इवन होगी और भाग भी इवन होगी। ठीक है, लेकिन जब दोनों के दोनों अगर अलग अलग हो ना, ये ओड है ये इवन है, या ये इवन है ये ओड है, तो उनका जोड़ ना इधर इवन नोर ओड, घटा ना इधर इवन नोर ओड। लेकिन गुणा, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की गुणा होगी तो नेगेटिव आएगा ना, तो दोनों की गुणा ओड हो जाती है। ऐसे ही दोनों की भाग भी ओड हो जाती है ना। एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगी ना, तो वो हो जाता है ओड। आगे बात समझ में। अब अगर एफ एक्स इवन है और ये ओड है तो भी दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो इनका जोड़ करेंगे तो ना इधर इवन नो ओड, घटा करेंगे तो भी ना इधर इवन नो ओड, और गुणा करेंगे तो ओड हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ऐसे याद करना है। तो ये हो जाएगा, दोनों की गुणा होगी ओड और दोनों की भाग होगी ओड, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव ही बनाएगा तो ओड बन जाएगा। ये इस तरह से याद करना है। और डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज इवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ओड फंक्शन। यही इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ओड फंक्शन इज इवन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन इज ओड। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए ये, अब इस क्वेश्चन में मुझे फंक्शन गिवन है और बताना ओड होगा या इवन होगा। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताना। देखते ही आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन इवन होता है, और जिसकी ओड पावर हो, एक्स की ओड पावर है तो ये ओड फंक्शन होगा। तो एक इवन है एक ओड है और इनकी घटा है बीच में, तो इवन और ओड का जोड़ और इवन और ओड की घटा हमेशा ना इधर इवन और ओड होते हैं। अभी अभी प्रॉपर्टी करके आए हैं, देखो, ओड और इवन का जोड़ और ओड और इवन की घटा ना इधर इवन और ओड, या इवन ओड हो तो भी यही होगा। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आ जाइए पीरियोडिक फंक्शन में। अब कुछ भी नहीं, इतना इंटरेस्टिंग बचा है। अब जो मुश्किल चीज थी ना वो तो आप कर चुके हो सारी। अब जब मुश्किल ही कर लिया तो आसान से क्या घबराना, अब तो सिर्फ आसान चीजें बची हैं। आ जाओ फिर, चलो करते हैं पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर पीरियड। सबसे पहले तो इस पीरियोडिक फंक्शन को हम ग्राफिकली समझते हैं, और फिर एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, उसको ध्यान रख लेना, सारा काम आपका डन हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी भूमिका तो हमें बनानी ही पड़ती है ना।
नहीं तो ये कहोगे कि सर ने ऐसे ही रट्टा मरवा दिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी डेफिनेशन भूमिका थोड़ी सी बनानी पड़ती है, तो वो बनाने दो मुझे, बस आप सुनते रहो। ठीक, जैसे आप कोई स्टोरी सुन रहे हो इस तरह से सुनते रहो। ग्राफिकली इफ द ग्राफ रिपीट्स एट अ फिक्स्ड इंटरवल, अगर कोई ग्राफ किसी फिक्स्ड इंटरवल में अपने आप को दोबारा दोबारा वैसे ही चला रहा है, जैसे हम यहां से चले -π से, यहां से नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर यहां ऊपर तक पहुंचे, फिर नीचे आ गए, तो यहां तक ये ग्राफ ऐसे बन गया, फिर से देखो ऐसे ही चल रहा है, फिर से ऐसे ही चल रहा है। तो एक फिक्स्ड इंटरवल में ये जब ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, इफ द ग्राफ रिपीट्स एट फिक्स्ड इंटरवल देन फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। तो जब हम उस फंक्शन को पीरियोडिक बोलते हैं, ये ग्राफिकली डेफिनेशन है, ग्राफिकली। ठीक, एंड इट्स पीरियड इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल, और जो उस इंटरवल की चौड़ाई होगी ना, वही उसका पीरियड होगा। जैसे यहां से यहां तक इसने अपने ग्राफ, हमने ये ग्राफ देखा कि यहां से यहां तक आए और फिर से यहां से यहां तक ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये -π से -π के बीच में, इसके बीच में सेम है, फिर आगे फिर मतलब इससे इसके बीच में ये जो विड्थ है इस इंटरवल की वो है 2π, फिर से इस 2π को रिपीट, फिर से इस 2π को रिपीट। तो जो ये विड्थ होती है ना, यही होती है किसी भी फंक्शन का पीरियड। ठीक है, अब कुछ चीजें होंगी इसमें जो आप याद कर लोगे ना, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, आप देखोगे कि आराम से सोल्व हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैथ्स में पता है दिक्कत कहाँ होती है? जिन चीजों को मतलब थोड़ा सा याद करना होता है ना, बच्चे उनके प्रूफ ढूंढने में लग जाते हैं और फिर कहते हैं मैथ्स मुश्किल है। अरे भाई याद कर ले, याद तो प्रूफ करेगा तब भी तुझे वो रिजल्ट याद करना है, और ना प्रूफ पेपर में तो करवाएगा नहीं, समझ रहे हो? तो थोड़ी बहुत चीजें याद करके अगर आपका काम आसान हो जाता है ना, तो वो कर लेनी चाहिए, है ना। और कई बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे जो जिन्होंने कभी ना नेट की तैयारी की, ना गेट, ना कुछ किया, ठीक है, जो सिंपल बीएससी एमएससी करके आए हुए हैं, है ना। तो सेम चीज है बिल्कुल, इजी वे में किस तरह से किया जा सकता है, इस चीज पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, कि आपका काम भी हो जाए और आपको दुखी भी ना होना पड़े। ठीक है सर, आ गई आपकी बात समझ में एकदम। ठीक है, तो देखो भाई आगे, एक ये जो साइन एक्स फंक्शन होता है ना, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ये ग्राफ साइन एक्स का ही तो था। क्यों होता है ये पीरियोडिक? डेफिनेशन बोलती है ग्राफिकली कि अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल पे अगर रिपीट करता है ना, तो हम उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और जो वो विड्थ होगी उस इंटरवल की, वो उसका पीरियड होगा उस फंक्शन का। ठीक है, पीरियड इज द विड्थ ऑफ दैट इंटरवल। और ऐसा ही ये साइन का ग्राफ था, ये अपने आप को रिपीट कर रहा था और इसका पीरियड 2π होगा, ये मैंने बता दिया। तो ये ग्राफ साइन एक्स का था, ये लिखा नहीं हुआ, बाकी आपको पता ही है ये साइन एक्स का ग्राफ है। 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2π पे 0 होता है ना, सारी बातें आपको पता है। अब डेफिनेशन आ जाइए, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब हम इस फंक्शन में x की साथ क्या जोड़ें कि वो जोड़ने पर भी दोबारा एफ एक्स ही दे दे, और वो t स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, t इज द वेयर t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या लें कि उसको इस x में जोड़ दें और फंक्शन के अंदर पुट कर दें, तो भी वो फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही आ जाए। तो वो जो t होगा ना, ऐसा t, वही उसका पीरियड होगा। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर t इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। जहां पर जो t है वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। देन पीरियड ऑफ फंक्शन इज दिस t। आ गई भाई बात समझ में? A function y is equal to fx is said to be periodic if, ये कंडीशन ध्यान रखना, इसको पूछ लेता है fx plus t is equal to fx, जहां पर ये जो t है ना, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई, तो इस t को हम पीरियड बोलेंगे उस फंक्शन का। देन पीरियड ऑफ फंक्शन इज दिस t। इज इट क्लियर? अब देखना, कुछ कुछ मैं आपको याद करवाऊंगा और आपका काम आसान कर दूंगा। जैसे देखो, fx इज इक्वल टू साइन एक्स है, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स। सर निकाल तो लिया, बार बार क्यों करे हो? अरे भाई देख लो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हमारा ऑप्शन टिक 2π। अब इसने थोड़ा सा बता दिया कि देखो, चेक करके भी दिखा देते हैं आपको मैथमेटिकली। ग्राफिकली तो हमने साइन एक्स को चेक कर लिया था कि पीरियोडिक है, लेकिन अब दोबारा इसलिए लिखा है कि ताकि आपको मैथमेटिकली भी चेक करना सिखा दें। जैसे मैं एक्स में क्या जोड़ू, मैंने पहले π/2 जोड़ के देखा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस एक्स। ठीक है,
बट मेरे को तो साइन एक्स ही चाहिए था, तो और करके देखते हैं। तो साइन एक्स प्लस पाई, तो साइन पाई प्लस एक्स बोल लो या एक्स प्लस पाई बोल लो, तो पाई से पाई के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पाई वाली लाइन ये होती है, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, तो साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ये होता है साइन एक्स ही। साइन 90 प्लस थीटा जब करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, साइन से कोस में बदल जाता है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा करने पर, ठीक है। लेकिन पाई और 2 पाई जोड़ने घटाने पर ट्रिग्नोमेट्री सेम रहती है, बस क्वाड्रेंट देखने होते हैं प्लस होगा या माइनस। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा जब हम करेंगे तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई से आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट में नहीं चला जाएगा, तो साइन एक्स के ही बराबर, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स के इक्वल होता है, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, तो 2 पाई स्मॉल है या 4 पाई स्मॉल है, 2 पाई स्मॉल है सर, तो इस साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई। तो ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं पीरियड क्या होगा, और मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, बट आपको ये चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये सारी चीजें याद कर लेनी है। क्या क्या है सर, फिर लोग कर लेते हैं याद। देखो जिस तरह से हमने साइन एक्स का किया ना पीरियड 2 पाई होता है, उसी तरह से कोस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, दोनों याद हो गए, साइन एक्स का और कोस एक्स का पीरियड 2 पाई, सिंपल बिल्कुल। अच्छा आगे आ जाओ, अब टेन एक्स का और कोट एक्स का पीरियड सेम पाई पाई, ठीक है, टेन एक्स का पीरियड भी पाई और कोट एक्स का पीरियड भी पाई। अब क्योंकि ये कोसेक एक्स साइन का ही तो उल्टा होता है, तो इसका पीरियड भी 2 पाई, और ये सीकेंट एक्स कोस एक्स का उल्टा होता है, तो इसका पीरियड भी 2 पाई, समझ गए। तो साइन कोस सीकेंट और कोसिकेंट इन सब का पीरियड 2 पाई होता है, और टेन और कोट का सिर्फ पाई होता है, तो सबका याद हो गया, तो आधा काम तो आपका आसान हो चुका है। अब आगे आ जाओ, ये देखो ये 10x का ग्राफ आपको बताया था, क्योंकि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है प्लस इन्फिनिटी, तो ऊपर की तरफ जाता जाता है, बस इसको टच नहीं करेगा कभी भी, ऊपर जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही इधर माइनस पाई बाई 2 पे भी इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ यहाँ पे, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ये ऐसे बनेगा ग्राफ, फिर माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, तो ये इंक्रीजिंग होता है वैसे, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये 10x का ग्राफ था, और ऐसा सा ही कोट एक्स का ग्राफ भी दिखता है, तो उन चक्रों में हम पढ़ते नहीं है, आगे चलते हैं। अब सर आपने पीरियोडिक फंक्शन तो बता दिया, अब ये कौन पूछना चाहता है कि ए पीरियोडिक फंक्शन कैसे, ए पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा। सो नविता यादव सॉरी, नविता बताओ भाई ए पीरियोडिक फंक्शन क्या हो सकता है। तो नविता ये कह रही है कि सर जैसे एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आ जाए तो पीरियोडिक, और एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर ना आए तो ए पीरियोडिक। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए पीरियोडिक फंक्शन आपको याद कर लेने हैं। देखो कुछ अटपटे से फंक्शन दिखाई देंगे जिनको आप देखते ही समझ जाओगे ए पीरियोडिक फंक्शन है। तो कौन कौन होंगे एक बार सुनो ध्यान से। जिनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता उनको हम बोलते हैं ए पीरियोडिक फंक्शन। और एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो बस। साइन कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी, सारे ए पीरियोडिक होते हैं। साइन इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक, कोस इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक, टेन इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक, कोट इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक, कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक, सीकेंट इनवर्स एक्स भी ए पीरियोडिक। तो पूजा शर्मा मुझे ये बताओ कि log x भी ए पीरियोडिक है क्या। इन्वर्टिबल फंक्शन तो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने देख लिए, ये सारे ए पीरियोडिक फंक्शन होंगे अगर इनवर्स लग गया तो। क्या log x और e की पावर x भी इन्वर्टिबल वो ए पीरियोडिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनका ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है। ठीक है, मतलब वो उस तरह से अपने आप को रिपीट नहीं करता, जैसे ऊपर जा रहा तो ऊपर ही जाता रहेगा, और इनका ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है। क्लियर, ये इनका रीजन जो था। बट आप देखोगे कि जिस तरह साइन एक्स का ग्राफ ऐसे रिपीट करता है, ठीक है, तो उस तरह से इनका रिपीट नहीं करता। मैंने इसका रीजन भी खोजने की कोशिश की थी, इसका एग्जैक्ट रीजन, बट मुझे यही रीजन मिला कि जो log x का और e की पावर x का ग्राफ है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो, इसीलिए log x और e की पावर x भी पीरियोडिक नहीं है, ए पीरियोडिक है। सिग्नम फंक्शन हमें किया था, mod x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन भी ए पीरियोडिक है। और कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन, कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन y इज इक्वल टू x हो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो, y इज इक्वल टू x क्यूब हो, कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन हो, सारे पीरियोडिक होते हैं, ए पीरियोडिक। ठीक है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x, e की पावर x, सिग्नम फंक्शन, कोई भी एल्जेब्राइक फंक्शन, ये सभी के सभी एपीरियोडिक होते हैं। क्लियर? तो ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं लगभग इन्हीं में से पूछता है वो, और बाकी एक आधा कोई पीवाईक्यू में आ जाएगा, उसको भी जोड़ लेना। ठीक है, आगे आ जाइए। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे रमन। रमन भाई बताओ क्या होगा पीरियड साइन इनवर्स एक्स का? सर कितना आसान है, अभी अभी आपने बताया कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, किसी का पीरियड नहीं होता, सब एपीरियोडिक होते हैं। नॉट पॉसिबल, इट इज एपीरियोडिक। आगे बात समझ में? सो यहां तक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है भाई, सो अब आगे आ जाओ। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी, एक नोट है छोटा सा प्यारा सा, और देखना कितनी काम की बात आपको देके जाएगा ये नोट। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स टी गिवन है, मुझे एफ एक्स का पीरियड टी गिवन है, और अगर इस एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट गुणा कर दूं, देन पीरियड ऑफ एफ इंटू के एक्स इज, तो वो के का मोड इससे डिवाइड हो जाएगा, टी से डिवाइड कर, टी को डिवाइड कर देंगे मोड के से। जो हम कांस्टेंट गुणा कर रहे हैं ना, चाहे वो नेगेटिव भी हो तो भी हम उसका मोड लेके इससे भाग कर देंगे, टी से। टी से भाग नहीं, टी को भाग कर देंगे। क्लियर? टी को डिवाइड कर देंगे मोड के से। इज इट क्लियर? तो टी अपॉन मोड के हो जाता है ये। अब अगर मेरे को, मैंने 1/k से इसको गुणा किया है एक्स को, तो 1/k से गुणा किया, तो हम इसके नीचे 1/k करेंगे तो वो के ऊपर नहीं चला जाएगा। जैसे जो कांस्टेंट होता है गुणा में, उसको हम नीचे डिवाइड करते हैं, है ना। और जब ये 1/k कांस्टेंट गुणा है इसके साथ, तो 1/k से डिवाइड करेंगे, और वो 1/k का मोड k का मोड ऊपर चला जाएगा वो। आई होप इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। यही बात, एक की बात है ये दोनों। तो इस नोट को ध्यान रखना, देखना कितना आसान हो जाएगा अब सब कुछ। साइन एक्स का पीरियड सर 2π। अब कौन बताएगा इस बात को? कौन बताएगा? साइन 2x का पीरियड बताओ क्या होगा साइन 2x का? तो सर साइन x का पीरियड आपने बता दिया, तो साइन 2x का पीरियड होगा सर, इस 2 को ना डिवाइड कर देंगे, 2π डिवाइड बाई 2 का मोड, और 2 का मोड तो 2 ही होता है, तो पाई आ जाएगा सर। 2 से 2 कट के पाई आ जाएगा। ठीक है, और साइन x/3, तो साइन x का पीरियड होता है 2π होता है, और डिवाइड बाई 1/3 का मोड, तो 3 का मोड ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 6π हो जाएगा ये, 2π इंटू 3। क्लियर? तो बस इस एक चीज को याद कर लो, इसी से ही ये डिराइव हुआ है, एक ही बात है वो। आ गई ना बात समझ में? जिसको ना आई वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। सो आ जाओ अब आगे फटाफट। ये पेज तो कर ही लेते हैं भाई, बिल्कुल। चलो देखते हैं जहां तक भी होता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन और 2 फंक्शन बचेंगे। इनवर्स फंक्शन एक ही पेज का है वो तो, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये लगा लो आपके फंक्शन टॉपिक में अब मजेदार चीजें हैं, जो मुश्किल चीजें थी ना थोड़ी, वो सब आपका हो चुका है। जिस भी बच्चे ने मुश्किलें पार कर ली, तो फिर तो लाइफ आसान हो ही जाती है। यही चीज ये फंक्शन टॉपिक शो कर रहा है कि अब आप मुश्किल चीजें पार कर चुके हो। आ जाओ अब यहाँ पे, इन सब का जवाब की एक एक बच्चे को जिसको मैं पूछता जाऊं वही देता जाएगा जवाब। मंजू मलिक बताओ साइन 2x का पीरियड। सर साइन x का पीरियड होता है 2π, और कांस्टेंट 2 से गुणा किया हुआ है, तो 2 के मोड से डिवाइड कर दो, तो 2 के मोड से डिवाइड कर देंगे तो 2π अपॉन पाई आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है प्रियंका का, तो cos 3x का पीरियड बताओ प्रियंका। तो प्रियंका ने बोला माय डियर सर, क्या है देखो cos x का जो ग्राफ है, जो cos x का पीरियड होता है ना वो 2π होता है, और 2π होता है सिंपल cos x का, और इसके साथ कांस्टेंट 3 डिवाइड किया हुआ है, तो 3 से हम 3 के मोड से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2π/3 इसका पीरियड आ जाएगा। ऐसे ही 10x/2 का पीरियड बताना है, और ये बताएंगे प्रियम पांडे। प्रियम बताओ भाई फटाफट क्या होगा। तो प्रियम पांडे ने बताया कि 10x का पीरियड होता है सर पाई। ठीक है भाई, और इसका कांस्टेंट इसके क्या गुना है, 1/2 गुना है, तो 1/2 का मोड इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पर नहीं चला जाएगा, तो 2π आ जाएगा 10x/2 का। ऐसे ही कोसिकेंट 2x/3 का, सिकेंट x/3 का, और कोट -2x का, इसका कौन बताएगा? तो कोट -2x का हमें बताएंगी राशि मित्तल। तो राशि बताओ फटाफट। सर देखो tan और कोट का है ना जो पीरियड वो पाई होता है, फिर इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो? तो भाई आराम से बताओ। देखो कोट -2x का, कोट -2x का हमको बताना है पीरियड क्या होगा,
और कोट एक्स का पीरियड होता है पाई, ठीक है। और इसको कांस्टेंट, इसके साथ कांस्टेंट कौन गुणा हो रखा है, -2, तो इसको -2 के मोड को हम इसके पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तो पाई बाय -2 का मोड, और -2 का मोड 2 ही होगा, तो पाई/2 होगा इसका पीरियड, पाई/2। ठीक है राशि? यस सर, क्लियर। सो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहा है कंसंट्रेशन के साथ, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं यहां बैठ के, ठीक है, कि एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से क्लास को कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट नोट की तरफ। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, देखो ऑनलाइन में कोई 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हो चुकी है और बिल्कुल आप कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुन रहे हो, कमाल की बात नहीं है? यस सर, बिल्कुल कमाल की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, मुझे एक फंक्शन गिवन है जो कि पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी है, और कुछ भी गुणा कर दे या जोड़ दे, आपको सिर्फ इस अंदर के एक्स पे फोकस रखना है। के इंटू एफ सी एक्स प्लस डी, बाहर कोई कांस्टेंट के गुणा पढ़ा रहे, सी एक्स प्लस डी, अंदर कुछ जोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इस एक्स पे फोकस रखना है कि इसके साथ क्या है, बस ये काम आएगा। और बाहर कुछ गुणा करे, अंदर कुछ जोड़ घटा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस एफ एक्स का पीरियड टी था, इसका पीरियड सिंपली टी अपॉन मोड सी होगा, बस, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए। एग्जाम्पल देखो, साइन एक्स का पीरियड हमें पता है 2 पाई था, तो 7 साइन 3x प्लस 5 और बाद में भी 3 जोड़ दिया, तो इसका पीरियड बताना है। तो हमने देखा कि x है यहां पर और इसके साथ गुणा हो गया बस 3, इस 3 पे फोकस रखना, और कुछ भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई होता है ना साइन का 2 पाई, और डिवाइड बाई मोड 3 यानी कि 3 का मोड 3 तो होगा, तो इसका पीरियड आ गया पूरे का 2 पाई बाई 3। अब फिर से आ जाओ नीचे, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड टी, नेक्स्ट नोट है ये, मतलब एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन ले लिया जिसका पीरियड टी है, ठीक है। अगर वो इस एफ एक्स के साथ कांस्टेंट को गुणा कर दे तो भी पीरियड टी रहेगा। एफ एक्स माइनस सी कर दे, एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, एक्स एज इट इज है, ना गुणा किया ना कुछ भाग किया, तो इसका पीरियड भी टी रहेगा। एफ एक्स के अंदर से सी घटा दे तो भी पीरियड टी। ई की पावर एफ एक्स कर दे, एफ एक्स तो वैसे का वैसे है, नो प्रॉब्लम, पीरियड टी। अगर लोग सी प्लस एफ एक्स कर दे तो एक्स के साथ कुछ नहीं किया, एफ एक्स एज इट इज है, इसमें कुछ जोड़ दे, लोगरिथम लगा दे, एक्सपोनेंशियल लगा दे, नो दिक्कत, इसका पीरियड भी टी होगा। ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, तो एक्स का कोफिशिएंट देखा, कुछ नहीं दिक्कत है, एक्सपोनेंशियल लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका पीरियड भी टी होगा। एफ एक्स बाई सी डिवाइड कर दे तो भी पीरियड टी, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन लगा दे जी ऑफ एफ एक्स, तो जी बार है एफ एक्स, कंपोजिशन को जब सोल्व करते हैं ना तो ये जो कंपोजिशन का साइन है ये हट जाता है और ब्रैकेट लग जाता है, इसका पीरियड भी टी होगा। आगे आ जाओ, एफ एक्स प्लस सी, एक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं की है, पीरियड टी, पीरियड टी। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स कर दे तो भी पीरियड टी, लोग लगा दे एफ एक्स पे तो भी पीरियड टी, एफ एक्स में कुछ कॉन्स्टेंट जोड़ दे तो भी पीरियड टी। अच्छा, लोग लगा के एफ एक्स में कॉन्स्टेंट जोड़ दिया, एक्स तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड टी। सी अपॉन एफ एक्स कर दे तो भी पीरियड टी। समझ गए? बस आपको इस एक्स पे फोकस रखना है, एक्स एक्स एक्स, इसके साथ कुछ गुणा भाग नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो फिर उसको ऐसे डील करेंगे जैसे टी डिवाइड बाई मोड सी करके, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ, देखो, देन ऑल द अबव फंक्शंस हैविंग पीरियड टी, इन सभी फंक्शंस का पीरियड टी होगा। अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सब का फंक्शंस का पीरियड भी टी होगा, क्योंकि इन्होंने एक्स को नहीं छेड़ा है, कुछ गुणा कर दिया, भाग कर दिया, लोग लगा दिया, ही एक्सपोनेंशियल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सबका पीरियड टी होगा। ऑल द अबव फंक्शंस हैविंग पीरियड टी। आई होप एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। सो बताओ भाई रुपेंद्र, क्लियर हुई बात? हाँ जी सर क्लियर। शगुन क्लियर? शिखा, सोनम खत्री, इज इट क्लियर? दीपिका? हाँ जी सर क्लियर, एक एक बात समझ में आ रही है और आती ही जा रही है। तो भाई क्लास काफी बड़ी हो चुकी है वैसे तो, अब कोई बात नहीं, इसको इतना ही रख लेते हैं फिर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करके और 1 1 on 2 भी फिनिश कर देंगे नेक्स्ट ही क्लास में, ठीक है। फिर इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इनको एक क्लास में ले लेंगे। तो ये लगा लो आप 3 क्लास का काम और बचा है इसके अलावा, ओके। अब बिल्कुल इजी इजी काम बचा है, बस आप जितना करवा दिया उसको अच्छे से रिवाइज करके आइए। देखो भाई, क्लास पे कमेंट जरूर करके जाया करो, खुद ही देख लो आप पीछे क्लास पे कितने कम व्यूज आ रहे हैं, फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? अगर आप कोई देख ही नहीं रहा, कमेंट ही नहीं कर रहा वीडियोस पे, तो फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या होगा? तो एटलीस्ट चाहे 4 बच्चे वीडियो को देखो, वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, है ना, तभी आपका भी फायदा होगा और मतलब वीडियोस की भी रीच थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए
आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि डेली का डेली पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।